जी प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। फाइनली आज हमारी क्लास ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिए थे। ये आज हमारी क्लास हमारी टेंस के ऊपर रहने वाली क्योंकि कई सारे बच्चों का मैसेज आए और उनमें से आप लोगों ने भी मैसेज किए कि सर हमें आप हिंदी से करवा दीजिए, क्योंकि जनरली हम देख रहे हैं कि सभी बच्चों के जो डाउट हैं वो सब सारे का सारे हिंदी से हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो क्लास है ये सभी के लिए क्लास है। कोई किसी बात की इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई बच्चा ये ना समझे कि सर मैं 11th में हूँ या मैं 9th में हूँ, क्या मैं ये क्लास हमारे लिए यूज़फुल है या भी नहीं है। और मैं इवन मैं यहाँ तक कहूँ कि देखो, जो भी आप हमारे साथ में जुड़े हुए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो 10th में हैं या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार, यानी कि 2027 में पेपर देंगे बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, और उनको टेंस नहीं आ रहे बनाने, यानी कि उनको हिंदी से ट्रांसलेशन नहीं आ रही। तो मैं आपको वह बात बताऊं मेरे भाई, हिंदी से क्वेश्चन तो हिंदी से जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं स्कूल में या कोचिंग में करवाए जाते हैं कि हिंदी एक दे रखी होती है, हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये बेसिक पता क्या होता है, ये एक हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि बच्चों को इंग्लिश को सिखाने का, ठीक है। ये हम अच्छे तरीके से समझाएं कि जैसे कोई क्वेश्चन हिंदी में दे रखा है सेंटेंस, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये एक बच्चे को एक फर्स्ट पायदान पे पैर रखने की एक हिसाब से उसको सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। आगे जो धीरे धीरे जब चलोगे मेरे भाई, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी इंग्लिश से ही करने होते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम पेपर उठा के देखोगे बोर्ड एग्जाम का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपको इंग्लिश हिंदी में मिलेगी, वो होती है एक स्टोरी, ठीक है। स्टोरी जो आती है वो हिंदी की आती है, 2 लाइन की 3 लाइन की जनरली होती है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन ये सब कैसे कर पाओगे भाई? आप जब कर पाओगे जब आपको बेसिक टेंस के स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जितने भी ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, यानी कि 10th क्लास के हैं तो हैं ये बेसिकली, वो 10th और 9th के हैं तो वो तो इस क्लास को देखे देखे। और जो 11th में बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि देखो, अगर आप सारी क्लासेस पीछे की देख के पढ़ के आए हो, क्लासेस अब तक पढ़ते रहे हो स्कूल में, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जहां तक आपने स्कूल से पढ़ करके अब तक इतना समय दिया, रट रट के आपके पढ़ते चले आ रहे हो, तो आप थोड़ा सा और समय दे दीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आगे आपके लिए समय बच जाएगा। अब ये मत सोचो कि सर बहुत समय खत्म हो जाएगा, समय बहुत कम है कि तो हम सारी क्लासेस कंप्लीट कैसे करेंगे, हैं ये सारी कॉन्सेप्ट। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि देखो, आप अगर कॉन्सेप्चुअल अगर अभी से पढ़ लोगे तो आपके अगर कॉन्सेप्ट और आपके अगर रूल्स अगर आपने सही से समझ लिए हैं, कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी है, तो आपको आगे भी समस्या नहीं आएगी। देखो, अभी अगर थोड़ा सा समय दे करके अगर इसको पढ़ लोगे तो आपको आगे समस्या नहीं होगी। क्योंकि भाई अभी जो बहुत सारे से आप लोग भी पढ़ रहे हो हमसे, जिनके हम डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट में बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो सबके सब डिफेंस वाले हैं, क्योंकि आगे 12th के बाद में वो एयरफोर्स वाले हैं। बेसिकली एयरफोर्स की ही तैयारी करोगे। अब देखो, एयरफोर्स की तैयारी करो या एसएससी वगैरह की तैयारी करोगे, तो वहां पे भाई आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन तो आनी चाहिए कि सेंटेंस है किस टेंस का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने बड़े हैं और उनको इंग्लिश से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि सर हमें इंग्लिश तो आती नहीं है, और इंग्लिश तो भाई एयरफोर्स या एसएससी वगैरह या नेवी वगैरह ऐसे जो एग्जाम है, ठीक है, उन एग्जाम में देखोगे जाकर के तो वहाँ इंग्लिश की वेटेज है, ठीक है, इंग्लिश आती है। तो मेरे भाई आपको इंग्लिश में जो क्लियरिटी है कॉन्सेप्चुअल, वो मेरे भाई आपको डेवलप करनी पड़ती है, और ये एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है। मैंने भी अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे इंप्रूव किया। आज इंग्लिश में धीरे धीरे बच्चों आप लोगों को मैं टीच कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे पढ़ो और कॉन्सेप्ट को अपने अकॉर्डिंग यानी कि इंप्रूव करो, ठीक है, और फिर उसके बाद में इंग्लिश आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बट ये है मेरे भाई, रेगुलरिटी बनाए रखनी पड़ती है, आपको रेगुलर आना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ेगी, अटेंडेंस, और उसके बाद में जो हम क्वेश्चन करवाते हैं उन क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को हम जो हमने बताया था कि आपकी जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बढ़ाते हैं, ठीक है। टेंस मेरे भाई आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है।
देखोगे अगर यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखा हुआ, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपने स्कूल में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आप हमसे एक बार पढ़ लीजिए, आपको हो सकता है आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, अब देखो रटने वाली चीजें नहीं है। अब देखो बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पे जो है वो अभी लगेगी आपको हम रटा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ये चीज सारी चीजें रटने वाली नहीं लगेंगी। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपके माइंड में खुद आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। बोला गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मैं बता दूं सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती क्या है। जैसे देखो एक जो जब भी हम टेंस इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से या इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जब बेसिकली बात होती है। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की भी बात आती है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। सारी बातें धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है भाई, निश्चिंत होकर के सभी लोग कॉपी पेन निकाल करके बैठ के पढ़ो। ठीक है, कोई लेट करके नहीं पड़ेगा कि सोच रहे हो कि बस लेट है, लेटे हुए हैं, फोन सामने से लगा करके देख रहे हैं। देखने से मेरे भाई कुछ नहीं होगा, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम ज्यादा आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो। तो मेरे भाई आप सभी लोग क्लास को सामने रख करके और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, अपने हाथ से अगर हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पीडीएफ ये ऑनलाइन वाला जमाना आ गया, पीडीएफ के चक्कर में ज्यादा पढ़े मत रहा करो। ठीक है, और वैसे भी हम पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को, बट आप हाथ से खुद ही लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस की बात रहेगी तो प्रैक्टिस के हम पीडीएफ आप लोगों को तो प्रोवाइड करा ही देंगे। ठीक है, वो टेलीग्राम पे आप जाकर के वहां पे जुड़ जाना। ठीक है, चलिए देखो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब की हिंदी में पहले सर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या मतलब होता है? सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सहायक क्रिया। ठीक है सर, हमने समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। सर प्रेजेंट इंडिफिनिट की देखो, अगर मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट इधर लिखा हुआ है उसके सामने अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, जब भी मैं टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट टेंस चल रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, वैसे पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इधर लिखी होगी। तो वन बाय वन करके जितनी भी क्लासेस आती रहेंगी वहां पर सभी क्लासेस में आपको इसी तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब इधर साइड में लिख कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट जो लिखा हुआ है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले जान लो। सर क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? तो सर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू होती है, और दूसरी क्या हो जाएगी मेरे भाई? डज हो जाएगी। ठीक है, डू डज दो ही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, क्या हो जाती है? डू हो जाती है मेरे भाई, और या फिर डज हो जाती है। ठीक है, तो सर ये समझ में आ गया। डू होती है एक, तो इसकी प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू हो गई, दूसरी क्या हो गई? डज हो गई। ठीक है सर, समझ में आ गया। ध्यान रखना इस बातों को, ये सारी जो बातें हैं आगे चल करके आगे हम जो सेंटेंस पढ़ाएंगे उसमें ये सारे के सारे एक साथ में हम कंक्लूड करेंगे। चलिए, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर डू का प्रयोग कहां पे करते हैं, डज का यूज कहां पे करते हैं, इतना तो भी जो जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें वो यहीं पर हम साइड में यहाँ पे समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, डू एंड डज दो हेल्पिंग वर्ब है। देखो जैसे मैं बोल दूं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चलती है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट, आप देखो जब दो चीजें होती हैं तो ऑप्शनल होता है, ऑप्शन होता है। जैसे मैं बताऊं आपके आसपास पड़ोस में, जैसे मान लिया सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पे जाना है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लिया कि कोई एक जगह है और बी जगह पे आपको जाना था। ठीक है, और यहां से जाने के लिए आपको ऑटो भी मिल रहा है, बस भी मिल रही है, और भी सारी मतलब यातायात के वाहन हैं जिससे आप जा सकते हो। ठीक है, तो ऑटो भी है, बस भी है, ई रिक्शा भी है, और जाना है आपको बी पॉइंट पे। तो कैसे जाओगे? आपके पास में ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, तो आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करोगे ना। आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करके तभी तो जाओगे बी पॉइंट पे। ठीक है, आप हो सकता है आप ऑटो से चले जाओ, हो सकता है आप रिक्शा से चले जाओ, ई रिक्शा, ये हो सकता है आप बस से चले जाओ, बस का यूज करके। तो अब तीनों में से कोई एक पे जाओगे तो आपके अंदर क्या आया? डाउट आया भाई, आपके अंदर डाउट आएगा, यहीं पे तुरंत आपके अंदर क्वेश्चन मार्क आएगा माइंड में कि सर बस से चले, ऑटो से चले, या ई रिक्शा से चले। ऑप्शन है ना भाई, अगर ऑप्शन नहीं होता हम यहाँ पे दो चीजें हटा देते, रिक्शा ही है भाई, ऑटो ही है, ऑटो ही जाता है इस स्थान से उस स्थान तक। तो कोई डाउट था? कोई भी डाउट नहीं था, कोई डाउट ही नहीं है। अगर भाई ई रिक्शा ही जा रहा है या ऑटो ही जा रहा है, सिर्फ ऑटो वाला ही जा रहा है, तो भाई आप आराम से जाओगे, बैठोगे, चल दोगे, कोई सोचने वाली बात नहीं। अब वहां बैठ करके सोचोगे नहीं कि इससे जाए उससे जाए। वही चीज यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो है,
सर डू भी हेल्पिंग वर्ब होती है, डज भी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब डू का प्रयोग कहाँ करते हैं, करेंगे, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, वही चीज है, यहाँ पे ऑप्शनल है भाई, डू या डज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, यही चीज तो समझनी है आप लोगों को, तो समझ लीजिए, निश्चिंत होकर के समझिए, बढ़िया से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सर डू का जो प्रयोग करते हैं, पहली बात तो समझो, जो डू होती है ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। ये क्या हो जाएगी, ये प्लूरल होती है। अभी सारी चीजें बताएंगे, अभी ये समझ लो कि प्लूरल होती है। अब ये भी बताएंगे कि प्लूरल क्या होता है। बहुत ऐसे बेसिक से बच्चे हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सारी बातें जो है वो अभी हम कंक्लूड करेंगे। अभी जो हमने बताया कि जो डू होता है वो प्लूरल होता है, और डस हो जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, वो हमारा सिंगुलर होता है। ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, तो हमने समझ लिया सर, ये जो डज होता है वो सिंगुलर होता है, जो डू होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, अब मैं बताऊं, डू और डज का तो प्रयोग हमने अभी तो यहाँ पे समझ लिया कि डू का प्रयोग हम कहां पे करेंगे। डू का प्रयोग मेरे भाई कब, जब करेंगे, जब मेरे भाई वो नाउन या प्रोनाउन, जब वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। क्या हमने बताया, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ में करते हैं। सर क्या प्लूरल हो, जैसे मैंने बोल दिया कि डू का प्रयोग हम प्लूरल के साथ में करते हैं, क्या प्लूरल हो जो उसके साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। तो मेरे भाई इस बात को समझिए कि डू का प्रयोग प्लूरल के साथ में करते हैं। क्या प्लूरल हो मेरे भाई, नाउन या फिर प्रोनाउन। अगर नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो वहां पर हम डू का यूज करेंगे। बात समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, अगला बोला गया है, सर डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में करते हैं। क्या सिंगुलर हो मेरे भाई, सेम वही है कि नाउन या प्रोनाउन क्या हो, सिंगुलर होगा। अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो मेरे भाई वहां पे किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वहां पे किसका यूज करेंगे, डू का यूज करते हैं। ठीक है सर, इतनी तो बस आई होप आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। दूसरी बात हमने ये समझी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, उसके अलावा डू का प्रयोग प्लूरल के साथ में करते हैं और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि डू का प्रयोग प्लूरल के साथ में करते हैं, क्या प्लूरल हो। तो मेरे भाई आप समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ में करते हैं और प्लूरल होगा मेरे भाई जब नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो वहां पे डू का प्रयोग करेंगे, यदि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वहां पर हम डज का यूज करते हैं बेसिकली। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अभी बात करेंगे नाउन या प्रोनाउन। अब यहां पे भी आपका क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि सर अब नाउन या प्रोनाउन क्या होता है। देखो, क्योंकि सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर नाउन चैप्टर पढ़ रहे हो नाउन या प्रोनाउन, तो वो भी इसी कहीं ना कहीं इसी से लिंक है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी चैप्टर सेपरेट नहीं है। ठीक है, यहां तक तो हमने समझ ली। सर अभी हम बात करते हैं प्रोनाउन की। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले मैं बात करूं प्रोनाउन की। पहले बात प्रोनाउन समझ लीजिए, यहां पे मैं लिख दूं प्रोनाउन, आप साथ के साथ लिखते रहना। ठीक है, जो चीजें हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं वो लिखते रहना। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन की मैं बात करूं तो प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं सी, ही, इट। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा इधर में साइड में, यहां पर आज आएगा तो यहीं पे लिख देते हैं आई, यू, वी एंड क्या हो जाएगा लास्ट में, दे। ठीक है, तो सी है, ही है और इट है, आई है, यू है, वी है एंड दे है। ये मेरे भाई क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। गिनती के कितने अभी समझ लो। देखो, प्रोनाउन के मैं काइंड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, ये प्रोनाउन चल रहे हैं मेरे भाई पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान रखना। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन वो सारी जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट होंगी मेरे भाई वही करवाएंगे। देखो, एयरफोर्स और एसएससी वगैरह में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे आपको बहुत कुछ डीप में पढ़ना पड़ता है। वैसे भी हम आपको डीप में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक हम हिंदी से करा रहे हैं, ये भाई आप 10th ये जो एयरफोर्स वाले हैं या एसएससी वाले हैं, ये उनके लिए नई चीजें होती है। और इसमें भी ऐसा होता है जो एयरफोर्स वाले स्टूडेंट हैं 12वीं में रट के पढ़ के आए हैं और उनको भी नहीं पता है कि मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेसिकली। तो वो अगर नहीं पढ़ गया तो मेरे भाई आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आप इसको
5x पे लगा करके आप जल्दी से पढ़ लीजिए। अगर आप एडवांस लेवल के हो, अगर आप बिगिनर हो तो अच्छे से तरीके से समझ लीजिए, कोई आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो जाएगा भाई। आप पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको आगे के बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा आगे काम आएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप मेहनत से पढ़िए। ठीक है, बोलेगा ही, सी और इट। ठीक है, जो यहाँ पे जो सी लिखा हुआ है, सी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अब सबसे पहली बात तो ये समझो, अभी हमने बताया गिनती के कितने प्रोनाउन हैं, ये 7 है। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर काउंट करते हैं तो ये जो प्रोनाउन है वो 7 प्रोनाउन है। इंग्लिश में आपको ये जो प्रोनाउन है आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हर जगह जगह पर आप कैसा भी क्वेश्चन उठाओगे वहां पे आपको प्रोनाउन दिखेंगे। ठीक है, ये वाले प्रोनाउन दिखेंगे हर जगह आपको प्रोनाउन मिलेंगे। ये 7 के प्रोनाउन, 7 के 7 प्रोनाउन है जो साथ में रहते हैं। कभी भी आपको इंग्लिश में कोई भी टॉपिक पढ़ोगे वहां पे आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, ही है, सी है, ही है, इट है, आई, यू, वी, दे। ठीक है, और मैं बताऊं आपको कि अगर आपने बेसिक हमारी क्लास नहीं देखी तो आप वो वाली बेसिक क्लास जरूर देख के आओ। अगर नहीं आपने देखी तो वो जो बेसिक वाली बेसिक इंफॉर्मेशन की क्लास है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब ही का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए सर, हिंदी मीनिंग ही का सी का हिंदी मीनिंग होता है वह। ठीक है, सी का हिंदी मीनिंग वह होता है, ही का भी हिंदी मीनिंग वह होता है, सेम होता है। और इट का भी हिंदी मीनिंग वह होता है, बट वह के अलावा इसका हिंदी मीनिंग यह भी होता है। आई का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैं हो जाएगा। और यू का हिंदी मीनिंग तुम होता है, तुम या फिर आप। और वी का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? हम होता है। और वे का हिंदी में यानी कि दे का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? वे। आप समझ लो कि वह यानी कि ही और वह यानी कि सी। ठीक है, दोनों में। अब यहाँ पे देखो, अब आप लोगों के अंदर डाउट ये आएगा सर ही और सी में डिफरेंस। अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वह। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बताओ वह की स्पेलिंग क्या है, वह की हिंदी क्या, यहाँ पे वह की जो इंग्लिश लिखोगे वो क्या लिखोगे? तो जनरली देखो, यहाँ पे देखो सर एक जैसा लिखा हुआ सर, यहाँ वह के लिए भी आपने वह के लिए यहाँ पर सी यूज किया और यहाँ पर भी आपने वह के लिए क्या यूज किया है? ही यूज किया है कि नहीं यूज किया है? और सेम है वह और ये वह। अगर हम यहाँ पे लिख दें वह, तो बताओ कौन सा, ये वाला वह लिखा है या ये वाला वह लिखा हुआ है? तो ये चीज समझना बहुत कठिन हो जाती है भाई, आप कैसे समझ पाओगे? यहाँ पे लिखा हुआ, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे सर वाह की स्पेलिंग ही हो जाएगी, कुछ ऐसे बच्चे बोलेंगे सर वाह की स्पेलिंग सी हो जाएगी, और कुछ ऐसे बच्चे बोलेंगे सर वाह की स्पेलिंग दोनों हो जाएंगी, बोथ होंगी, ही एंड सी। भाई इस बात से हम मतलब डिनाई नहीं कर सकते कि ही, वह का हिंदी मीनिंग ही और सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम इस यहाँ पर हम कुछ भी अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि वह का हिंदी मीनिंग एग्जैक्टली वह का हिंदी मीनिंग ही होगा या सी होगा। जब तक हम आगे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे बता सकते भाई? देखो, जब तक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि वह का हिंदी मीनिंग क्या होगा। अब जैसे मैंने हिंदी, अब यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अब कैसे समझोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें एक जैसी हैं भाई। जैसे मैंने ये मार्कर दोनों जैसे एक ही कंपनी के साथ, हाँ दोनों एक ही कंपनी के डोम्स के हैं। ठीक है, और दोनों नए मार्कर हो, तो मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको यहाँ से एक मार्कर यहाँ पे चेंज कर दिया, जैसे मैंने ऐसे आगे पीछे कर दिया, ऐसे ऐसे करके, और पूछे बताओगे इसमें से कौन सा मार्कर राइट साइड में था, कौन सा लेफ्ट साइड में था, नहीं बता पाओगे। इसमें कुछ तो डिफरेंस, कुछ तो इसमें से अलग होगा, तभी तो बता पाएंगे मेरे भाई, अलग है ही नहीं, सेम जैसे। तो वही चीज देखो, यहाँ पे वह लिखा हुआ, यहाँ पे भी वह लिखा हुआ, छोटा सा इसमें है डिफरेंस, समझना। ये जो सी होता है मेरे भाई, सी जो होता है ये फीमेल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? फीमेल के लिए, ध्यान रखना, किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक है, और जो ही का यूज करते हैं मेरे भाई वो मेल के लिए यूज करते हैं। कोई अगर मेल जेंडर है तो मेल और फीमेल में, अब ध्यान, अब आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि ही का यूज कहां पे करते हैं और सी का यूज कहां पे करते हैं। सी का यूज वहां पे करते हैं जब कहीं पर फीमेल की बात चल रही होगी। ठीक है, फीमेल यानी कि लड़की या औरत की बात चल रही होगी। उसी के अलावा फिर इसके बाद में बोला गया वह यानी कि ही का यूज वहां पे करते हैं जहां पर मेल की बात चल रही होगी, किसी पुरुष की बात चल रही होगी या किसी यानी कि लड़के की बात चल रही होगी। तो आई होप आप लोगों को इसके बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अब वहां की स्पेलिंग तो देखो, ही भी हो सकती है, सी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन अब यहाँ से कैसे हम यहाँ पे इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वहां की स्पेलिंग ही होगी, एग्जैक्टली स्पेलिंग क्या होगी, वहां की स्पेलिंग एग्जैक्टली ही होगी या सी होगी? तो मेरे भाई आपको हमने बताया कि यहाँ पर इसको आप सेंटेंस जब कंप्लीट करोगे तभी बता सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सेंटेंस लिखूं, अभी आप तुरंत के तुरंत आप बता दोगे सर यहाँ वह की स्पेलिंग ही होगी या सी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए से यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल,
वह 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 पत्र लिखता है। दूसरा एक और क्वेश्चन हमने लिखा, वह पत्र लिखती है। ठीक है, अब देखो दो आपके सामने दो क्वेश्चन है, अब इनको जरा एक बार पढ़ोगे। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ये चीज ऐसे यहाँ पे कर दूं, ठीक है, इस चीज को मैं हटा दूं, यहाँ पे भी वह लिखा हुआ, यहाँ पे भी वह लिखा हुआ, मैं आप यहाँ पे थोड़े समय के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ वह, यहाँ पे भी वह लिखा हुआ है। अब वह की स्पेलिंग बताओ क्या होगी। यहाँ पर वह की स्पेलिंग मेरे भाई ही लिखें या फिर सी लिखें, वह सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, वह की स्पेलिंग ही आएगी या सी आएगी। जब तक हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे ना, सेंटेंस पूरा कंप्लीट करो ना भाई, सेंटेंस है क्या। अब जैसे हमने लिखा वह पत्र लिखता है, पूरा सेंटेंस हमने बोला, एक सेंटेंस बोला, ठीक है, 4-5 वर्ड बोले तो इसमें पता चला कि वह पत्र लिखता है। अब वह पत्र लिखता है किसकी से, कौन है भाई, मेल है या फीमेल है। यहाँ पे पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, वह, और वह यहाँ पे कौन है, वह पत्र लिखता है। तो हमें समझ में आया कि वह पत्र लिखता है। सर यहाँ पे मेल की बात चल रही है, अगर मेरे भाई मेल की बात चल रही है तो फिर क्या लगाएंगे, मेल के लिए क्या आता है सर, ही आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, ना कि सी आएगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ वह पत्र लिखती है। देखो ये जो जो हम बात, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत ही डीप पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जिस किसी बच्चे को नहीं आता है वो इस टॉपिक को बढ़िया से समझ ले। ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन जो करवाएंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब आप बेसिक, आपकी जो फाउंडेशन ही नहीं मजबूत होगी तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे भाई आप सभी लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद में आगे अपने धीरे धीरे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम ही करवाएंगे, ऐसा कोई नहीं कि दूसरा क्वेश्चन करवाएगा, क्वेश्चन हम ही करवाएंगे, बट आपको बेसिक आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया, वह पत्र लिखती है। देखो यहाँ पे बोला गया वह पत्र लिखती है, कौन है भाई। अब वह की स्पेलिंग तो हमें पता चल गया सर, वह की स्पेलिंग यहाँ पे वह पत्र लिखती है यानी कि फीमेल है। अगर मेरे भाई यहाँ पे फीमेल की बात चल रही है, अगर यहाँ पे कोई लड़की है तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ वह तो आता है सर, यानी कि मेल के लिए तो ही आता है, यहाँ फीमेल के लिए क्या आएगा, सी आएगा। लेकिन हिंदी में देखेंगे तो वह दोनों में वह लिखा हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ क्या आएगा, सी आएगा। तो क्या हो जाएगा, सी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कि ये प्रोनाउन में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए, इन दोनों के प्रोनाउन में डिफरेंस क्या था, ही और सी में। लेकिन हिंदी में तो आपके सामने ऐसे लिख के आएगा, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखती है। समझ में आया, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़े, प्रोनाउन पढ़ लिए। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन मेरे भाई हमने पढ़े ही, सी, इट। और इट को यूज कहां पे करते हैं, इट का यूज वह और यह दोनों के फॉर्म में करते हैं। और दूसरी बात हमने नहीं अगर आपने पढ़ी हुई तो आप जान लो कि इट का यूज हम दो केस में करते हैं। इट का यूज यहाँ पे उधर जगह है नहीं, बहुत कम जगह, इसको हम यहाँ पे ऐसे करवा देते हैं। ठीक है, तो इट का यूज दो जगह करते हैं। इट का यूज हम लिविंग के साथ में करते हैं, किसके साथ में करते हैं, लिविंग बीइंग के साथ में करते हैं। और इट का यूज, दूसरा जो यूज है, ये फर्स्ट यूज एंड सेकंड यूज करते हैं हम नॉन लिविंग के साथ में, नॉन लिविंग बीइंग के साथ में करते हैं मेरे भाई। किसके साथ में करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग के साथ में करते हैं। तो मेरे भाई इस लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग होता क्या है, इसके बारे में बहुत हमने डिटेल में एक क्लास किया, हमने इसके 4 पार्ट में वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, जाकर के वहां से देख लीजिए कि इट के हमने यूजेस भी उसमें बताए हुए हैं कि लिविंग बीइंग क्या होता है और नॉन लिविंग बीइंग क्या होता है। ठीक है, इट का यूज दोनों जगह पे करते हैं। वैसे इट जो होता है, ये ही, सी, इट जो हमने बताया, अभी और आगे समझते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, और उसके बाद में आई यहां लिखा, आई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैं। सेंटेंस में लिखा होगा मैं पत्र लिखता हूं, तो वहां पे मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी मेरे भाई, आई। ऐसे तो यू की स्पेलिंग तुम या फिर आप, वी की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, हम, और दे की हिंदी में क्या बोलेंगे, वे। तो आई होप आप लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे इसी में बात करते हैं कि यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली गिनती के साथ होते हैं, ही, सी, इट और आई, यू, वी, दे। ठीक है, या सी, ही, इट और आई, यू, वी, दे। आगे पीछे हमने कैसे भी लिख दिया, ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे सी ही फर्स्ट पे आएगा, आप यू भी लिख सकते थे, वी भी लिख सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को तो ये समझ में आ गया कि प्रोनाउन होते क्या हैं।
क्यों? क्योंकि हमने आपको प्रोनाउन इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे बोला गया डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ में। क्या प्लूरल हो सर? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो अभी तो आपको प्रोनाउन के बारे में पता सारी बातें क्लियर हो गई ना। अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई तो फटाक से आप मेरे भाई थम्स अप का साइन भेज सकते हो। ठीक है, साइन भेज दीजिए कि हाँ सर हमें सारी की बातें क्लियर है यहाँ तक। सर प्रोनाउन तो पता चल गया, प्रोनाउन गिनती के साथ होते हैं। सर नाउन के बारे में बताओ, नाउन क्या होता है? देखो आप लोगों ने नाउन की डेफिनेशन स्कूल में तो पढ़ी होगी। क्या स्कूल में डेफिनेशन लिखाई जाती थी? उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे हम। जो नाउन की जो डेफिनेशन है वो जो दूसरी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वो सारी नाउन की डेफिनेशन बताएंगे। तो फिलहाल आपको प्रोनाउन के बारे में पता चल गया। इतनी ये जो प्रोनाउन है साथ ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको जहां जहां आप इंग्लिश में क्वेश्चन बनाओगे, कैसा भी क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, किस तरीके भी क्वेश्चन आ जाए, आपको प्रोनाउन के बारे में आपको देखने को मिलेगा, प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्लीटली। तो आई होप आप लोगों को हिंदी में तो पता चल गया कि प्रोनाउन होता क्या। हम इस वाले को इधर यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नाउन के बारे में कुछ जो बातें हैं वो बताते हैं। सर प्रोनाउन तो समझ में आ गया है। चलिए सर नाउन क्या होता है? देखो आपने नाउन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी होगी कि नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज a name place noun is the word which is used name placed और थिंग। ठीक है, यही तो कहते थे कि नाउन एक इस तरीका एक ऐसा वर्ड है जिसको हम स्थान या वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यही तो डेफिनेशन हुआ करती थी, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, यानी कि छोटी क्लास में भी, या फिर हो सकता है आपको 7वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ाया गया हो कि नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग। इस तरीके की कुछ डेफिनेशन हुआ करते थे। आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो छोड़ो, भूल जाओ, छोड़ो उसको। सर अब आप हमें बताइए कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन की आइडेंटिफिकेशन अब यहाँ पे लिख दे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिर्फ नाउन की आइडेंटिफिकेशन। सर प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई भाई, प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन करवाने की क्या जरूरत, आपको हमने बता दिया, यही प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन, यही सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन नाउन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं नाउन की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, कि वो नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो नाउन है या भी नहीं है। ठीक है, अब नाउन कैसे कितने हो सकते हैं भाई? नाउन जो है वो एक इनफाइनाइट है, नाउन कितने कुछ भी हो सकता है, आप नाउन को नहीं गिन सकते। ठीक है, जैसे हम इसको गिन सकते थे वो चीज अलग थी, नाउन को काउंट कर सकते थे। देखो नाउन जो है, नाउन की मैं बात करूं काइंड्स की, तो 5 काइंड्स होते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो जान लीजिए कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, उसके 5 प्रकार होते हैं। जैसे प्रोनाउन के प्रकार होते हैं, इसके भी काइंड्स होते हैं, वैसे नाउन के भी काइंड्स होते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे पढ़े कि नहीं पढ़े? अब उनके अंदर भी नाउन की डिवाइड दिए गए कि प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, मटेरियल नाउन कौन से होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें देखो, ये जो पढ़ाया जाता है ना, ये नाउन की डेफिनेशन, ये सारे नाउन की डीप में, ये बेसिकली उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। वहां पे आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बेस से पढ़ना चाह रहे हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ठीक है, आप हमें बता सकते हो कि सर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हम उसके लिए एक अलग से एक जो कोर्स है वो आपके लिए हम लेके आ जाएंगे। ये मेरे भाई जो कोर्स है वो मेरे भाई ये 10 बेसिकली 9 से लेकर के 12th क्लास वालों के लिए एक कोर्स रहेगा। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, हम आपको समझाते रहेंगे और आप सीखते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और लोगों तक जरूर शेयर करके आइए। ठीक है, आप लोगों जो भी जो हो, ठीक है, आप लोगों की वजह से ही हमारा ये चैनल चल रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं तो चैनल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। सर नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानेंगे कि नाउन? प्रोनाउन तो पहचान लोगे, प्रोनाउन तो पहचान लोगे मेरे भाई, जैसे हमने लिखा ही तो पहचान लोगे सर ही तो प्रोनाउन है, सी लिखा आप तब भी जान जाओगे प्रोनाउन है। लेकिन नाउन को कैसे पहचानोगे? तो आप मैं आपको बताऊं कि नाउन की जो पुरानी जो स्कूल वाली डेफिनेशन थी उससे मत पढ़ना, वो वाली छोड़ो। अब हमको आपको बताते हैं कि नाउन की जो पहली आइडेंटिफिकेशन है, पहली जो डेफिनेशन है वो समझना। ऐसे समझेंगे कि नाउन
कोई भी है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है मेरे भाई? नाउन एक तरीके से क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? कि ये नेमिंग वर्ड है। नाउन इज नेमिंग वर्ड। पहली बात तो ये समझी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात समझ लेते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी वर्ड में यदि किसी भी वर्ड में एस या ईएस लग जाए, कोई भी एक वर्ड, अब वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होते हैं मेरे भाई, इसको भी हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है बेसिक इंफॉर्मेशन वाली क्लास में। उसका भी वीडियो, उसका जो लिंक है उस वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है मेरे भाई, वहां से जाकर के पढ़ लीजिए। क्योंकि अब मैं दोबारा में वर्ड नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज वर्ड, एक्चुअल में वर्ड होता क्या है। उसको हमने बहुत ही डीप में, बहुत ही गहराई से उसको हमने समझाया हुआ है डिटेल में, तो वहां से जाकर के उसको देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे, क्योंकि अभी ज्यादातर क्लासेस हुई नहीं है, 4-5 क्लासेस हुई हैं अभी तक। ठीक है, तो वैसे भी आपको ढूंढोगे प्लेलिस्ट में, वैसे भी मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में, ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर एस या एस लग जाए, और वो एस या एस लगते ही वो जो वर्ड है, वो वर्ड मेरे भाई क्या बन जाए? वो वर्ड प्लूरल बन जाए। क्या बन जाए? प्लूरल वर्ड बन जाए वो। अगर वो वर्ड मेरे भाई, वर्ड वो प्लूरल बन जाता है, तो वो वर्ड क्या बन जाएगा मेरे भाई? नाउन हो जाएगा। तो हम पहचान लेंगे कि इसका मतलब फिर वो नाउन है। तीसरी डेफिनेशन क्या, अभी इसको समझाएंगे और डिटेल में। ठीक है, किसी भी वर्ड से पहले, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी शब्द, उस वर्ड से पहले आपको क्या मिल जाए? उस वर्ड से पहले आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, द या अ या फिर एन। बेसिकली ये सब क्या होते हैं सर? ये होते हैं आर्टिकल। क्या होते हैं ये? आर्टिकल। एक तो आर्टिकल, ये मेरे भाई क्या होते हैं? ये आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल आपने 12th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी आर्टिकल आते हैं, और 10th में भी आर्टिकल वो बेसिकली निबंध को, ठीक है, ऐसे को बोलते हैं। ठीक है, जो हम निबंध बोलते हैं, तो आर्टिकल उस तरीके से बताते हैं। ये वो आर्टिकल नहीं है, ये दूसरी चीज आर्टिकल है। ठीक है, इसे आप डिटरमिनर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, डिटरमिनर भी कहते थे इसे। फिलहाल अभी इसको आप डीपली में जाने की भी कोशिश नहीं कर, और ज्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश करेंगे, कि डीपली वो एक डीप अलग होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डीप में पढ़ा रहे हैं वो ये चीज है। ठीक है, तो हमने बताया किसी भी वर्ड से पहले अगर आपको आर्टिकल लिखे हुए मिल जाए, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? द है, एन है और ए है। अगर इस वर्ड से पहले अगर आर्टिकल लिखे हुए मिलते हैं, तो मेरे भाई जो वो वर्ड होता है, वो वर्ड क्या होता है? वो वर्ड हमारा नाउन बन जाता है। वो वर्ड नाउन होता है। ऐसे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ऐसे हम इस वर्ड को नाउन है भी या नहीं है, उसको हम ऐसे क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, समझेंगे। अब देखो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कैसे पहचानोगे? हमने बोल दिया कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। कोई भी, जैसे मैंने मान चलो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसका आप नाम दे सकते हो, उसे हम नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं। जैसे ये क्या है सर? इसका नाम, जैसे आपने इसका नाम रख दिया, जैसे क्या है? एक मार्कर, तो आपने इसका नाम दे दिया, इसको आपका नाम पता है, इसका मतलब ये मार्कर है। मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ क्या है? ये बोर्ड है, इसका मतलब ये नाउन है। यानी कि जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? माइक है, तो इसका मतलब ये भी नाउन है। ठीक है, मैंने क्या पहन रखी है? टी शर्ट पहन रखी है, तो इसका मतलब क्या है? ये नाउन है। ठीक है, ये क्लॉथ भी है। ठीक है, क्लॉथ यानी कपड़ा है ये, तो इसका मतलब ये भी नाउन है। ठीक है, मैं जिसमें बोल रहा हूँ ये सामने क्या है? कैमरा, इसका मतलब ये भी नाउन है। तो जितनी भी चीजें आपको दिख रही जिसका आप नाम दे सकते हो, वो सारी की सारी चीजें क्या है? नाउन है। तो आई होप आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली नाउन क्या होता है। जो भी चीजें देखो, जैसे मैंने देता हूँ, ये क्या है? मेरे पास में फोन है, तो इसका मतलब ये भी नाउन है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? ये एक डायरी है या बुक है, कुछ भी मान सकते हो, या कॉपी है, तो ये क्या है? बुक है, तो इसका मतलब, या डायरी है, तो इसका मतलब ये भी नाउन है। तो सारी चीजें आपको आसपास में जितनी चीजें आपको दिखती हैं, सब कुछ क्या है? नाउन है। हर चीज नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आपको दिख रहे हैं, सब कुछ नाउन है। अब उनके डिवाइडेशन अलग अलग है, किस तरीके के, वो मतलब किस फॉर्म में है। कलेक्टिव फॉर्म में है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कैसा नाउन है। वो जो नाउन के बारे में जो डिफरेंस, जो डीप जो एनालिसिस होता है, वो बेसिकली आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, ना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आता है। ठीक है, फिर भी हम जब आगे पढ़ाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट को, तो आप चाहना तो वहां से देख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ लोगे तो आपको ही आगे आपके लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है,
ये तो हमने पढ़ लिया कि नाउन की डेफिनेशन समझ ली कि नाउन क्या था, ठीक है। ऐसे पहचानेंगे, ये नहीं कि किसी किसी जगह के कोई जगह है वो नाउन है, कोई एक व्यक्ति का नाम है तो वो नाउन है, कोई वस्तु है उसका नाम, वो तो ठीक थे, वो भाई आपके 8वीं 7वीं और ये 5वीं क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग मत चलो। उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो भाई वो रटने वाली बातें हो जाएंगे। रटो मत, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है, आपको समझ आपको बढ़ाने की कैसे समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। कोई भी चीज आपने देखी, एकदम न्यू चीज देखी, उसका आपने जैसे ही उसके बारे में सोचा कि ये क्या है, इसका नाम, जैसे आपने उसका नाम सोचा, इसका मतलब वो नाउन है। कोई भी चीज आपको दिखती है और उसका आप नाम है, उसका कोई एक पर्टिकुलर कोई नाम है, तो उसका मतलब फिर वो नाउन है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या बताया कि किसी भी वर्ड में, कोई भी एक वर्ड है, उस वर्ड में क्या लग जाए, एस ई एस लग जाए। अगर किसी भी वर्ड में अगर एस ई एस लग जाता है, वो वर्ड क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, तो मेरे भाई वो डेफिनेटली नाउन है। मेरे भाई वो निश्चित तौर पर फिर वो नाउन है। किसी भी वर्ड में अगर एस एस लगा देते हैं और एस एस लगते ही वो वर्ड क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। अगर वो वर्ड प्लूरल बन जाता है तो मेरे भाई वो क्या बन जाएगा, वो मेरे भाई नाउन हो जाता है। सर एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाए। जैसे देखो एग्जांपल मैं आपको कहीं पे यहीं इधर ही साइड में दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा बुक, लिखा बुक यानी कि किताब, ठीक है। एक किताब है तो हमने लिखा बुक, लिखा। क्या ये एक वर्ड है? मैं बताता हूं कि मेरे भाई ये एक वर्ड है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा रखा है, तो हमें पता है ये क्या है, ये एक वर्ड है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने बताया कि वर्ड के बारे में बताया कि वर्ड क्या है, लेटर क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, उसको हमने फर्स्ट वीडियो फिर फर्स्ट क्लास में उसको हमने अच्छे तरीके से डीप में बता रखा है, ठीक है। मैंने एक लिखा ये वर्ड, ठीक है, वर्ड यानी कि बुक, बुक लिखा। क्या ये बुक सिंगुलर है? हाँ सिंगुलर लिखी हुई एक ये वर्ड है। अगर इस वर्ड में हम क्या जोड़ दें, इस वर्ड में अगर हम एस जोड़ दें, जैसे इस वर्ड में एस जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, बुक्स। यानी कि पहले हमने लिखा था बुक, और बुक में जैसे हमने लिखा बुक, तो इसका मतलब क्या है, एक किताब। मान ली कि एक ये किताब है, बुक है, एक है। और जैसे मैंने लिखा बुक में, जैसे हमने एस लगाया तो क्या बन गया, ये बुक्स बन गया। और जैसे ये बुक्स बन गया, इसका मतलब ये किताबें, और किताबें बनते ही क्या बन गया, तो सर प्लूरल बन गया। और मेरे भाई प्लूरल वर्ड बन गया ये। अगर ये प्लूरल वर्ड बन गया तो मेरे भाई क्या है, ये नाउन है। तो आई होप आप लोगों को ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये नाउन कैसे है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखो, समझो, बोलेगा किसी भी वर्ड से पहले आर्टिकल लिखे हुए मिल जाए। क्या मिल जाए? किसी भी वर्ड से पहले, कोई भी वर्ड है उस वर्ड से पहले आपको आर्टिकल लिखा हुआ मिलता है, जैसे ए एंड द। इन तीनों में से कोई एक आर्टिकल अगर आपको इस वर्ड से पहले लिखे हुए मिलते हैं तो मेरे भाई वो क्या है, वो भी नाउन है। जैसे मैंने लिखा अ बुक, किताब, कैसी किताब, एक किताब। तो इसका मतलब इस वाले वर्ड से पहले क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल लिखा हुआ मिल गया, तो इसका मतलब मेरे भाई ये भी नाउन है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो अभी तक हो सकता है आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमने इस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। और आपको ये बात पता चल गई कि अब हम आते हैं धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक पर, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक था, यानी कि फंडामेंटल था आपके लिए। और फंडामेंटल आपके नहीं स्ट्रांग है तो कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, और फाउंडेशन अगर आपकी मजबूत है तो आप जो भी आप सीखोगे पढ़ोगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने फंडामेंटल आपके स्ट्रांग नहीं है तो हमने क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। ऐसे होती है एक मेन वर्ब यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई मुख्य क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया जो क्या करते हैं, सहायक क्रिया यानी कि जो किसी की सहायता करती है। किसकी सहायता करती है मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। ध्यान से हमने एक बार दोबारा से रिकेप कर लें, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू एंड डज होती है। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ में, क्या सर प्लूरल हो, प्लूरल मेरे भाई नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ में, क्या सिंगुलर हो, नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। अभी अब नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, अब ये हमारे अंदर एक कंफ्यूजन है कि नाउन और प्रोनाउन होता है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए आपके साथ होते हैं हमारे प्रोनाउन होते हैं, ये तो हमने लिख दिया। प्रोनाउन का तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे सी है, ही है, इट है, आई, यू, वी, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन है, जिसको हमने हिंदी में यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख भी रखा है कि इसे हिंदी में इस तरीके से कहते हैं। आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वो इस तरीके से आएंगे, ठीक है। आप साथ के साथ जो 1 घंटे की क्लास
देख रहे हो, उसके बाद में आप इसको रिवीजन भी करना है, लर्न भी करना है, ठीक है। तो हमने प्रोनाउन पढ़ लिया। सर नाउन क्या होते हैं? अब नाउन की डेफिनेशन मैंने बताई, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये तीन आइडेंटिफिकेशन, तीन तरीके से उसको नाउन को हम पहचान सकते हैं। जैसे नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जो भी मैंने बताया, कोई भी चीज अब दिखी और उसका आप नाम दे सकते हो तो उसका मतलब नाउन है। फिर क्या है? किसी भी वर्ड से पहले अगर एस एस लगा हुआ है तो वो वर्ड अगर प्लूरल बन जाता है तो मेरे भाई वो भी नाउन है। अगर किसी भी वर्ड से पहले आर्टिकल लिखा हुआ मिलता है तो वो वर्ड क्या है मेरे भाई? नाउन है। सारे के सारे आपको विद एग्जाम्पल हमने समझा रखे हुए। तो आई होप आप लोगों को ये सारी क्लियर बातें हो गई कि जब नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वहां पर डू का प्रयोग करेंगे, जब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वहां पे हम डज का यूज करते हैं, यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद में अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, बट ये है कि स्टार्टिंग पे हो, अगर आप बिगनर हो तो आपको सारी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। अब पढ़ लो, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में ये सारी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज लर्न करने वाली चीजें थी वो चीज हमने यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है। ये डेफिनेशन कोई लर्न करने वाली चीज थोड़ी है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको लिखा हुआ है, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टार्टिंग में तो आपको भाई लर्न करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फिर धीरे धीरे आप इस अपने ऑटोमेटिक क्या कर लोगे, आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन पहचान लोगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में अभी नहीं पहचान पा रहे हो कि सेंटेंस इस तरीके से बेसिकली हिंदी में जब आएंगे तो कैसे पहचानोगे। चलिए क्या बोलेगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है टेंस है, इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है। बेसिकली हम लोगों को स्कूल में यही तो पढ़ाया गया था कि कैसे पढ़ते थे इंडेफिनिट की डेफिनेशन, ऐसे पढ़ते थे, ठीक है। देखो हम अभी हिंदी से पढ़ा रहे हैं, जब हम इसको इंग्लिश से पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि आप अभी हमें पता है कि आप लोग बहुत बिगिनर हो, स्टार्टिंग पे हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट हम इंग्लिश पे ले जाएंगे, स्विच करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों के ऐसे यही तो क्वेश्चन थे, आपका यही तो मेन मैसेज आप यही लोग तो कर रहे थे कि सर आप हमें हिंदी से करवा दीजिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में जब धीरे धीरे आप जो हिंदी से सीख जाओगे, फिर धीरे से आपको क्या करेंगे, इजिली आपको हम इंग्लिश पे स्विच कर ले जाएंगे, तो आप समझ पाओगे, ठीक है। चलिए बोला गया इस काल के वाक्य के अंत में, क्या बोला गया, इस काल के, कौन सा काल, जो हम टेंस पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट वाला, इस काल के वाक्य के अंत में, कहां पर बोला गया, अंत की बात बोलाई गई। अंत मतलब मेरे भाई एंड की बात बोली गई है। एंड में क्या दिखे सर, ता है, मतलब ता है जैसा शब्द दिखे, या फिर ती है दिखे, या फिर क्या दिखे, ते हैं। आदि शब्द आते हैं, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। क्या हमने बताया कि बेसिकली इस काल के वाक्य के अंत में जब इस टाइप की हम टेंस पढ़ रहे होंगे उसके एंड में देखना है, यानी कि मेन स्टार्टिंग यहां से हुई, किसी भी वाक्य की, किसी भी यानी कि वाक्य कोई हमने लिखा यहाँ पर, वाक्य यानी कि कोई अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा सर, सेंटेंस लिखा, ठीक है। और सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है, स्टार्ट हो रहा था, और स्टार्ट से लेकर के हम कहां तक गए, एंड में। और बेसिकली आपको इस एंड में देखना है, कोई वाक्य है और वाक्य का स्टार्टिंग ये था, स्टार्ट यहां से हुआ और एंड यहां पे हुआ, आपको एंड में देखना है। क्या देखना है सर, ये सारे शब्द दिखे हुए मिल जाए, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लिख दूं और आपको आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे यहाँ पर, इधर ही हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा, वे कानपुर जाते हैं। फिर एक और एग्जांपल मैंने लिखा, वह पत्र लिखता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, इस काल के वाक्य के अंत में, स्टार्टिंग, अब इस काल के वाक्य के अंत में क्या एक सेंटेंस है, क्या ये वाक्य, हाँ सर एक तो एक वाक्य है, दूसरा भी एक ये वाक्य है, दो वाक्य आपके सामने दिए गए हैं और बोला गया है इस काल के वाक्य के अंत में। अंत यानी कि एंड में देखना है भाई, सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हुई, वे से, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट ये वह था। एंड में देखना है सर, एंड में तो है लिखा हुआ है, ठीक है सर। अगर है लिखा हुआ तो है के साथ में देखो क्या लिखा हुआ है के साथ में ती भी है, और है के साथ में ते भी है, और है के साथ में ता भी लिखा हुआ है। अब है के साथ में लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, ते लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ये ते शब्द, और इसके एंड में देखोगे ता लिखा हुआ है, तो ता है और या फिर ती है, क्या लिखा हुआ, ते है। तो
अब हम इससे हम पहचान पाएंगे, अच्छा ये लिखा हुआ है कि वे कानपुर जाते हैं, तो ते हैं इसका मतलब ये वाला टेंस आ गया, ते हैं। ता है इसका मतलब ता, यहां पर भी तो मैच कर रहा है, मिल गया। तो अब हम समझ पाएंगे अगर इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, जैसे मैंने ऐसे एक और एग्जांपल लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वह कपड़े धो रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा वह कपड़े धो रहा है। बताओ अब वह कपड़े धो रहा है तो लास्ट में तो क्या लिखा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। सर धो रहा है तो सर ये इंडिफिनिट का थोड़ी है, क्योंकि इंडिफिनिट में बेसिकली तातीते आता है, तभी तो हम पहचान पाते हैं। भाई इंग्लिश से तो, हिंदी से तो ऐसे पहचानेंगे, लेकिन इंग्लिश से पहचानोगे समझोगे तो बहुत ही जबरदस्त है इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन आपको इंग्लिश से आएंगे। एक्टिव पैसिव पढ़ोगे भी आप ना, एक्टिव पैसिव जब हम पढ़ाएंगे, एक्टिव पैसिव हो जाएंगे, नरेशन हो गए, तो भाई वहां पे हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएगा कि वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है। ये बहुत रॉन्ग अप्रोच होती है, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ, ये बहुत गलत तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए हिंदी से, लेकिन क्या करें, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हो, और हिंदी मीडियम क्या होता है, हम लोगों को स्टार्टिंग से ही रटाया जाता है कि भाई रट लो, ये चीजें रट लो, हिंदी से रट लो, हिंदी से रट रट के, और यहाँ जब आ जाते हैं 10th 12th में, फिर भी वो भी वहां पर भी रट रहे होते। तो भाई आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, आप रटने से बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल अगर आपके अंदर क्लियरिटी होगी, भाई आपको ये सारी चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही क्वेश्चन का जवाब दे दोगे कि सर ये इंडिफिनिट का है, या कॉन्टिन्यूअस का है, या पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट परफेक्ट के, किसी भी किस टाइप के टेंस है, ठीक है। तो अभी आप हिंदी से एक बार बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड थी तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा कि वे कानपुर जाते हैं तो लास्ट में ते लिखा हुआ, ता लिखा हुआ है, रहा है, तो इसका मतलब ये तो इंडिफिनिट का नहीं है, ये दोनों के दोनों इंडिफिनिट के हैं। कौन से इंडिफिनिट के, प्रेजेंट इंडिफिनिट के। चलिए अब इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद में कॉन्सेप्ट 1 है, कॉन्सेप्ट 2 है, कॉन्सेप्ट ऐसे 3 आएंगे। 2-3 जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में आगे धीरे धीरे हम अपने इस टॉपिक में एडवांस पे चलेंगे। अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है। क्या बोला गया है, सिंगुलर एक कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, आज कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट करवाएंगे, कॉन्सेप्ट नंबर जो सेकंड है वो अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट को अच्छे तरीके से समझिए और ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में बोला ये गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, अभी इसको भी आपको बताएंगे भी हम सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन करता। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता क्या होता है। जैसे मान के चलो मैंने क्या लिखा, ये मेरे पास में क्या है, अभी ये समझो कि सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर तो आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक हिसाब से सिंगल की बात चले। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन टू, यानी कि मोर देन टू यानी कि दो से अधिक चीजें हैं, वो सारी की सारी प्लूरल में आ जाती हैं। अगर दो भी चीजें हैं, दो भी हैं, तो वो भी प्लूरल की कैटेगरी में आती है। अगर कोई चीज एक है तो इसका मतलब वो सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगी, सिंगल है। जैसे मेरे पास में क्या है, एक मार्कर है, मेरे पास में एक मार्कर है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है यानी कि सिंगल है, एक है, ठीक है, सिंगुलर है, एक है। और वैसे भी ये क्या है, मार्कर है, मार्कर यानी कि नाउन है, तो नाउन है कि नहीं है, नाम इसका दे पा रहे हैं, इसका मतलब अगर ये मार्कर है, नाउन है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। मेरे भाई अगर जैसे मेरे पास में एक और मार्कर आ गया, ये और ये दोनों मिलकर के 2 मार्कर हो गए। अगर ये 2 मार्कर हो गए तो क्या हो गए, ये सिंगुलर नहीं रहे, अब एक ऐसे हो गए, सर ये प्लूरल हो गए, ठीक है। तो ये तो प्लूरल हो गया। तो अब सिंगुलर प्लूरल के बीच में डिफरेंस पता चल गया कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल। सर अब मेरे पास में एक और अगर मार्कर आ जाए तो, जैसे मेरे पास में एक और मार्कर आ गया, एक और मार्कर आ जाए, जैसे ये और भी मार्कर है, एक और मार्कर आ जाए, तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास मार्कर आ गए, 5 मार्कर हो गए। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे मेरे भाई, तब भी ये प्लूरल की कैटेगरी में आएंगे। और इसमें से सारे मार्कर हटा दो, हमने हटा दिए, और एक मार्कर रह गया, तो कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। और वो जितने भी मार्कर थे मेरे पास में सारे ले लिए, काउंट कर लिए। अब इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल हैं। और प्लूरल में चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 2000 हो, 20,000, कितने भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश के लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो वो प्लूरल में काउंट करेंगे, ठीक है। बस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, डिफरेंस इसके बीच में, ठीक है। तो सिंगुलर क्या है, वही बोला गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता जहां पर सिंगल की बात चल रही होगी, एक की बात चल रही होगी, वहां पर किसका यूज करते हैं वो देखते हैं। बोला गया सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता ही। अब देखो हमने बताया यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही है, सी इट, ही सी इट, या फिर क्या बोलेगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन, अभी जैसे मेरे पास मार्कर है तो ये क्या है, एक नाउन है, ये कैसा है, सिंगुलर है।
के साथ, इनके सभी के साथ में ही, सी, इट, ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि बोला ये गया है सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में। सिंगुलर देखो यहां से अगर देखें अच्छे तरीके से तो ही, सी, इट क्या है, सारे के सारे तो सर प्रोनाउन है कि नहीं है, कि नहीं प्रोनाउन है, बोलो। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बताए थे प्रोनाउन, तो ही, सी, इट क्या है, प्रोनाउन है, और फिर उसके बाद में क्या है, नाउन है। तो बेसिकली आपको नाउन और प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हमने पढ़ लिया सर प्रोनाउन, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ मुख्य क्रिया में। सर ये मुख्य क्रिया क्या होती है मेरे भाई, मुख्य क्रिया को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब। अभी समझ लीजिए थोड़ा सा, आगे इसको धीरे धीरे हम आपको डीप में पढ़ाएंगे कि मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। मुख्य क्रिया में आपको एस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं, यानी कि करना है, यूज करते हैं। कब, जब मेरे भाई सब्जेक्ट हो, कैसा सब्जेक्ट हो, ये वाले सिंगुलर हो, तो वहां पर हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बोला गया था सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट का काम, अब ये भी बता दें कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे कहीं पर भी आप अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे, देखो सब्जेक्ट में बता दो फिर से, यहाँ पे एक बार फिर बता दो, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा। सब्जेक्ट का काम कौन करता है इंग्लिश लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही ऐसे टॉपिक हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। कौन होता है? या फिर नाउन होगा या फिर मेरे भाई क्या होगा, प्रोनाउन होगा, जो कि अभी हमने यहाँ पे भी पढ़े कि नहीं पढ़े हुए, कि नाउन या प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? सब्जेक्ट का काम या फिर नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। सिमिलरली इसी के साथ ऐसे ही ऑब्जेक्ट का भी काम मेरे भाई, क्या ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट का काम भी नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन करता है, या फिर नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट की पोजीशन पे या फिर नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे भी या फिर नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो सिंगुलर नाउन की बात चलेगी, और सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर होंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन की बात चलेगी। अगर प्रोनाउन है तो वो भी सिंगुलर ही चाहिए, क्योंकि सिंगुलर की बात चले, प्लूरल वाले आगे आएंगे बाद में बताएंगे, ठीक है। तो सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगुलर में सब्जेक्ट की अगर पोजीशन पे नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं वो सारे के सारे सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल नहीं होने चाहिए। अगर सिंगुलर हैं तभी आप मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया में क्या लगाओगे, मुख्य क्रिया में आप एस या ईएस का प्रयोग करोगे, अदरवाइज आप एस का यूज नहीं कर सकते। सिंगुलर ही होगा तभी आप एस या ईएस का यूज करोगे। तो चलिए ये क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि आप जितना हमने पढ़ा इसको अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज कीजिए, और कॉपी पेन लिख करके, कॉपी पेन जरूर अपने साथ में लेकर के बैठा करो जब भी क्लास देखा करो, ठीक है, और साथ के साथ लिखते भी जाया करो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।